morning, students. I'm again here with your biology class, standard 9. In previous class, we have discussed about the cell by drawing the figure, the differences between plant cell and the animal cell. So by keeping all the things in your mind and by recalling all the terminology, we will start our further studies. In previous class, हमने सेल के बारे में जिन चीजों को बहुत ही सरल लफ्जों में बताया वो ये था कि सेल को मेजर रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ये मैं आपको एक रफ ड्रॉ करके बता रही हूँ। अगर हम एक रफ सेल का फिगर ड्रॉ करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फिगर्ड आउट ओवर हियर अ मेम्ब्रेन, द सराउंडिंग बाउंड्री विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Inside this a big structure in cell, in fact the biggest structure of the cell, that is nucleus, and the material between the plasma membrane, that is outer boundary, and the nucleus, it is called cytoplasm. So मेजर रूप से मतलब आप इसे ये कह सकते हैं कि मेनली आप सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द आउटर बाउंड्री, second is the nucleus, and third is the material which is found between the nuclear membrane and the plasma membrane, that is the cytoplasm. अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो बहुत सारे ऐसे फंक्शन को करते हैं जिस वजह से एक सेल जो है वो एग्जिस्ट करता है. ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो है उसमें हमने 6 और 7 मेजर रूप से आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था. हम लोग इस क्लास में 1 बाय 1 हर एक ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर्स एंड उसके फंक्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे. 6 के बाद एक और मैं यहाँ लिख रही हूँ जो कि प्लांट सेल में होता है ऑर्गेनेल, दैट इज प्लास्टिड्स. तो आज और आज के बाद के क्लासेस में हम लोग एक एक टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट करेंगे बाय द एक्सप्लेनेशन, बाय ड्राइंग द फिगर एंड बाय द फंक्शन एंड हाउ सेल इज सर्वाइविंग. what are the major function. We simply think about the living thing, that living thing possesses with all the function inside it, like the nutrition, digestion, respiration, excretion, etc. A single cell can also do, and in fact a single cell does all the things inside itself. वो कैसे होता है, क्या होता है, इन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और इस चीज को अपने दिमाग में सेट करेंगे. सबसे पहला टर्म है, सबसे पहले तो इन टर्म्स को दिमाग में रखते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. हमने मेनली 3 कैटेगरी में आपके सहूलियत के लिए, लर्न करने के लिए इसको डिवाइड पहले किया है. पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन एंड इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे आज की क्लास में. फिर न्यूक्लियस के बारे में हम लोग ब्रॉड स्टडी करेंगे. उसके बाद साइटोप्लाज्म को समझेंगे और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं उसमें से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को आज फिगर के थ्रू डिस्कस करेंगे और समझेंगे. हमें बस उतनी ही चीजों को एक दिन के क्लास में अपने फीड करना है जितना हमारी कैपेसिटी है अच्छे से उसको समझ जाने की. सो इतने सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद आपका ये सेल चैप्टर खत्म हो जाता है. इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो आपको इनके अलावा पढ़ना है. वो टाइप्स ऑफ सेल्स में है, लाइक यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. इन सब चीजों के बारे में अच्छे तरीके से आप तब समझेंगे जब पहले एक सिंपल टिपिकल सेल के सारे फंक्शन और स्ट्रक्चर्स को समझ जाएंगे. सो चैप्टर के एंड के लास्ट में हम लोग इस तरह के जो टॉपिक जो सेल से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर. जैसा कि हमने ये स्ट्रक्चर बताया और पिछले क्लास में बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री, मेम्ब्रेनस बाउंड्री विच सेपरेट द मटेरियल फाउंड इनसाइड द सेल फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग. ये एक बाउंड्री है, एक मेम्ब्रेनस बाउंड्री है जो कि सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स पाए जाते हैं उस कंटेंट्स को सेपरेट करता है उसके आउटर सराउंडिंग से. फर्स्ट. सेकेंड, इट इज ये एक मेजर फंक्शन है. सेकेंड, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है. पिछले क्लास में भी मैंने बताया है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. इसके ऊपर से सेलुलोज का एक वॉल, हार्ड वॉल बना होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं. उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है और इस वजह से प्लांट सेल का एक फिक्स शेप होता है.
तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल वर्ड और टर्म आप जरूर दिमाग में रखोगे, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन, दिस सेल मेम्ब्रेन allows only those things which is required for the cell by the to enter inside by the process of either osmosis and or diffusion. Semi-permeable, this is the main term. In examination, the question will come कि what are the major function of plasma membrane? तो फर्स्ट आपको ये देना है, फर्स्ट आपको बताना है कि it gives proper shape to the cell. Second, it allows only the required material to go inside the cytoplasm with the help of osmosis and diffusion. So it is called semi-permeable, and it also protect the इंटरनल इंजरी, अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो और वो उसको किसी तरीके का की क्षति ना पहुंचे, उस चीज को भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है। तो ये दो फंक्शन, मेजर फंक्शन जो आपको दिमाग में रखना है इसके फंक्शन में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, आपने प्रोटीन वर्ड सुना होगा, प्रोटीन, ये प्रोटीन और लिपिड। लिपिड एक टर्म है जो अभी आप इस स्टैंडर्ड में इतना जानिए, ये फैट से रिलेटेड है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि वन टाइप ऑफ फैट। लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है, आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे या आपके किसी और जो एक्स्ट्रा साइड बुक्स हैं इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए होते हैं जैसे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज this lipid contain phosphorus molecule to make the bilayer plasma membrane structure. Means अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री और इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर इस बाउंड्री को हम कट करके चेक करते हैं और देखते हैं तो ये लेयर्ड में होता है, जिसमें फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर ये दोनों लिपिड का बना होता है। ये लिपिड का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर, मतलब अपर एंड लोअर लेयर। और इस अपर लेयर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस है, यहाँ पे प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, बहुत सारे केमिकल सब्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के भी चेन होते हैं। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी 9th में आपको ये जानना है कि स्ट्रक्चर वाइज इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सो समटाइम्स इट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन ऑल्सो, लाइपोप्रोटीन। तो रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप इतना समझ लो बस कि स्ट्रक्चरली इट इज मेड अप ऑफ द layers in which bilayer of lipid is found and one layer of protein is found. So ये आपका स्ट्रक्चर इनफ है स्टैंडर्ड 9 के लिए। फंक्शन में सेमी परमिएबल एंड द distinctly surrounding material with the inside material of the cell. So प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्सेप्ट को अभी हम यहाँ तक रखते हैं क्लियर। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियस पे आते हैं, जिसको ब्रॉड तरीके से हम स्टडी करना है और समझना है। न्यूक्लियस जो है वन ऑफ द बिग ऑर्गेनेल ऑफ सेल, बिग ऑर्गेनेल एंड वेरी मेन, मतलब न्यूक्लियस बहुत ही मेन और महत्वपूर्ण ऑर्गेन है सेल का। इसे सेल का ब्रेन भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, बिकॉज एक सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, इसके ऑर्गेनल्स के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सारा का सारा रेगुलेट न्यूक्लियस के थ्रू होता है। तो एक टर्म हम इसके लिए याद रखेंगे, ब्रेन ऑफ द सेल। नाउ वी आर जस्ट कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मोर और लेस सेल के सेंटर में पाया जाता है। ये ओवल शेप में होता है और बाद बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उससे बड़े होते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल के मेम्ब्रेन की तरह इस न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। ये जो मेम्ब्रेनस यानी कि कवरिंग होती है, इसके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं, इसको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स। इसके बाद इसका एक मेजर ऑर्गेनेल दिखता है न्यूक्लियस के अंदर, राउंड इन शेप होता है, जो कहलाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस टर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर। इसके बाद इसके अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं, including this chromatin material and whatever, it is called nucleoplasm. इस टर्म को दिमाग में रखेंगे, nucleoplasm, and ये thread like structure, it is called chromatin material. सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे कि मैंने किस किस टर्म को यूज किया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, chromatin material, nucleoplasm and nucleolus. This is the structure. अब सबके फंक्शन को भी हमें समझना है। नेचुरली ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट मींस दिस मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग द मटेरियल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्रॉम द मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म। ये बाहर सेल, अगर हम इसको सेल का अगर शेप देते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन और इसके बीच के जो मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन करता है। ये एक मेजर फंक्शन है इसका। दूसरा, इसके थ्रू बहुत सारे दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कनेक्टेड होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के या फिर सेल को एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ और शेप देने में हेल्प करता है, जो हम लोग आगे की क्लास में जो हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कनेक्ट रहता है। स्पोर्स का काम वही है, मटेरियल का ट्रांसफर होना, ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। दिस वे इस चीज को इसके ट्रांसपोर्टेशन में स्पोर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो मेम्ब्रेन से हम लोग अब आगे नीचे आते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल से पहले हम ये जाने कि क्रोमेटिन मटेरियल, ऑल द अदर सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ये इंक्लूडिंगली कहलाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इंक्लूडिंगली मतलब ये सारे के सारे न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं। आप कह सकते हो कि chromatin material and the nucleus are the constituents of nucleoplasm. तो इस chromatin material का क्या फंक्शन है ये हम लोग समझें। जनरली ये जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखता है, हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, यूकैरियोटिक सेल उस पे पाया जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेल के स्टार्टिंग स्टेज का स्ट्रक्चर है। ये क्रोमेटिन मटेरियल इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब माता पिता के जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, जो उनकी हेरिडिटी होती है, वो अपने बच्चों में ट्रांसफर, उनके बच्चों में जो ट्रांसफर होता है वो उसका मेजर काम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला ये क्रोमेटिन मटेरियल ही करता है। ये क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल मैच्योर हो जाता है तो ये अपने शेप को चेंज करते हैं और शेप चेंज करने के बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर लाइकवाइज, और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स टर्म जो आता है न्यूक्लियस के कंसर्न में, क्रोमोसोम्स, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे बिकॉज क्रोमेटिन मटेरियल एंड क्रोमोसोम्स दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। इन सेल, in initial stage it is found in network condition, in thread like structure it is called chromatin material, and at the time of cell division, जब सेल मैच्योर हो जाता है और इसके अंदर भी प्रोडक्शन होता है, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल बनते हैं, तभी तो सेल से मिलकर पूरा बॉडी बना हुआ है। तो इसका डिवीजन होने से ही ग्रोथ होता है। तो जब ये मैच्योर होता है और ग्रोथ का टाइम आता है, ग्रोथ होता है, और जब डिवीजन का टाइम होता है, इन दैट केस दिस क्रोमेटिन मटेरियल, द नेटवर्क मटेरियल, कन्वर्ट, change their shape into this rod-like structure and this is called chromosomes. यही क्रोमोसोम्स की जब आप फर्दर स्टडीज करोगे, इसको बहुत इनलार्ज करके देखोगे और पढ़ोगे इन हायर क्लासेस, तो यू विल फाउंड दैट द DNA structures are there, like dumbbell-like structures will found likewise,
और इसी क्रोमोसोम के ऊपर ये डीएनए पाया जाता है। इसी को ये डीएनए जो आप लोग टर्म सुनते होंगे डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जो टर्म आप सुनते होंगे ये भी इसी से रिलेटेड है। और फिर इसको और इनलार्ज करके अगर हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो खास कैरेक्टर के लिए एक डीएनए का खास सेगमेंट होता है। इस सेगमेंट को कहा जाता है जीन। एंड जीन से ही जेनेटिक टर्म आया है, जेनेटिक, जो आप लोग प्रॉबेबली सुनते होंगे कि जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक क्वालिटी है। तो दिस टर्म हैज कम फ्रॉम दीज एक्सप्लेनेशन विच कंसर्न विद द न्यूक्लियस। ये आपको दिमाग में रखना है। फिर से एक बार रिकॉल करें, कंफ्यूज नहीं होना है। द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो जो मैंने बताया अभी, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बताया, आप वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से एक्सप्लेनेशन को समझ करके अपने दिमाग में रखेंगे और बुक में भी देखेंगे, बुक में किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, ताकि फर्दर क्वेरीज आपके दिमाग में आए एंड यू विल आस्क द क्वेश्चन। एंड हमने ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर के क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में जो डिस्कस किया, कैसे इसका कन्वर्जन क्रोमोसोम्स में होता है, क्रोमोसोम्स कब बनता है, जब सेल डिवीजन होना शुरू होता है, सेल डिवीजन में न्यूक्लियस भी डिवाइड होते हैं, उस कंडीशन में इस शेप में आता है। और ये क्रोमोसोम्स ही कंटेन करते हैं डीएनए, जिस डीएनए का स्ट्रेच फॉर्म हर क्लास में आप पढ़ोगे, जो बहुत सारे वेरियस प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं इसके सेगमेंट्स, और इसी पर्टिकुलर सेगमेंट को जीन बोलते हैं। ये जीन एक खास कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सपोज अगर मेरी हाइट लंबी है तो हमारे अंदर ऐसा जीन मौजूद है जिसमें टॉलनेस का प्रॉपर्टी है, मतलब जो टॉलनेस वाला जीन हमारे अंदर है, तो वो जीन एक सेगमेंट के फॉर्म में हमारे हर सेल के क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। आप लोगों ने डीएनए टेस्ट वगैरह सुना होगा, डीएनए टेस्ट होता है। दिस इज ओनली द रीजन व्हाई समवन इज हैविंग देयर पर्टिकुलर आइडेंटिटी एंड इट इज वेरी ऑथेंटिक आइडेंटिटी इफ they are going and they are just going through the DNA test। तो ये आप लोग हायर क्लास में, और ये क्यूरियोसिटी की चीज है, आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हो। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ये जान गए। अब हम लोग, हमारा बोर्ड कंफ्यूज ना हो, आप देखिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इन टर्म्स को, इन सबको मिटा दे रही हूँ। न्यूक्लियस से रिलेटेड और भी चीजें मैं बता रही हूँ कि स्पेशली एनिमल सेल में, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में एक ऊपर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर, जिसको कहा जाता है सेंट्रोसोम। जनरली ये सेंट्रोसोम प्लांट सेल के न्यूक्लियस में नहीं होता है। इट प्लेज अ मेजर रोल फॉर द सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, मतलब 1 पेयर सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल एक टर्म है, सेंट्रियोल 1 पेयर होते हैं, जिसको मिल करके ऑल टुगेदर सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेल डिवीजन के टाइम में जब ये सेल मैच्योर होता है और न्यूक्लियस के अंदर सारे क्रोमेटिन मटेरियल रॉड लाइक शेप लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, उस कंडीशन में ये यहाँ पे आता है। और ये इससे एक फाइबर निकलता है जिसको स्प्रिंगल फाइबर बोलते हैं। वो फाइबर इस क्रोमोसोम जो रॉड शेप में आ चुका है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है और ये अपनी ओर खींचता है। एक ये सेंट्रियोल जो है ये इस वाले पोल पे आ जाता है, एक सेंट्रियोल यहाँ होता है, और फिर ये अपनी संख्या यहाँ पर ये सेंट्रियोल जो है नीचे जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं और इस क्रोमोसोम को बीच से कट करते हैं, यानी कि क्रोमोसोम का आधा हिस्सा इस एरिया में रह जाता है, आधा इसमें रहता है। और इस तरीके से सेल डिवीजन के टाइम में पहले न्यूक्लियस हाफ इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। 2 न्यूक्लियस बन गया। 2 न्यूक्लियस के बाद फिर जो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है इसका डिवीजन होता है और इस तरीके से एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है, उसे डॉटर सेल्स बोलते हैं। ये मैंने आपको मोटा मोटी यहाँ पर मैंने आपको एक नॉलेज के लिए मैंने ब्रीफ किया है। ये सेल डिवीजन आप लोग अपने हायर क्लासेस में थॉरोली पढ़ोगे, बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एनिमल सेल डिवीजन, ये सेंट्रोसोम टर्म विल कम, द क्रोमोसोम्स टर्म विल कम, स्पेंडल फाइबर टर्म्स विल कम। तो आप ये समझ गए न्यूक्लियस का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड पूरा का पूरा सेल के अंदर होने वाले सारे एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करता है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल।
सो नाउ हम लोग अब इस टर्म पे आते हैं, दैट इज न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस ये क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? याद रखिए, दिस न्यूक्लियोलस कंसर्न एंड कंटेंट विद द RNA। जैसा आपने DNA सुना है वैसे ही ये RNA है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये RNA का मेन काम होता है। राइबोसोमल मीन्स ये प्रोटीन सिंथेसिस में, इसका प्रोटीन बनाने में इसका हेल्प होता है। ये एक्चुअली राइबोसोम्स का भी निर्माण करते हैं और ये राइबोसोम्स फिर साइटोप्लाज्म में आकर के और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो यू मस्ट कंसर्न विद दिस थिंग दैट न्यूक्लियोलस स्टैंड्स एंड कनेक्टेड विद द टर्म RNA। This chromatin material terms connected with the DNA and RNA, ये टर्म आप हमेशा याद रखिएगा बिकॉज ये बहुत ही कॉमन टर्म है और हमेशा यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारी और चीजें होती हैं और मटेरियल्स होती हैं जो इनके न्यूट्रिशन और इनके हेल्थ, इनकी प्रॉपर्टीज को या फिर इसके अंदर जो होने वाली एक्टिविटी को उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आपको अभी स्टैंडर्ड 9th में इतना जानना काफी है कि आप इस स्ट्रक्चर को समझ पाए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन, क्रोमेटिन मटेरियल का फंक्शन, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है। तो इसका फिगर ड्रॉ करके, फिगर की प्रैक्टिस भी आपको करनी है जिसमें आपको 3 मेजर चीजों को अच्छे से ड्रॉ करना है, बाद बाकी ये मटेरियल को आपको दिखाना है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अनदर मटेरियल को। अब मैं इसे मिटाती हूँ। एंड आज अभी हम एक और टर्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया आज डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने आज इसका फिगर बनाया और इसके फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को भी आज हम लोग क्लियर करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनेल फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में रॉड शेप में पाए जाते हैं, रॉड शेप। इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। It is in rod shape. Why there is particular shape we will discuss. Why it is called powerhouse of the cell, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर इट वी मस्ट गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने एक रॉड शेप को इसको इलार्ज करके यहाँ फिगर मैंने बनाया है, इसकी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इसका जो पहला मेम्ब्रेन होता है इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर एक दूसरा मेम्ब्रेन होता है, इसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। आप यहाँ देख रहे होंगे कि आउटर मेम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर शेप है, सिंपल सा राउंड रॉड टाइप का, बट इनर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर जिगजैग स्ट्रक्चर है। इस वजह से इसका एक मेन रीजन है क्यों है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। इस जिगजैग स्ट्रक्चर के वजह से इस इनर मेम्ब्रेन का नाम, स्पेशल नेम है, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी। तो ये और ये हमने समझा। क्रिस्टी, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में बहुत सारे अदर मटेरियल्स होते हैं जिसमें एक रिकॉग्नाइजेबल वेरी आइडेंटिकल मटेरियल है, दैट इज DNA। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका अपना खुद का DNA होता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका खुद का होता है। इसका खुद का राइबोसोम्स होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग दिस DNA एंड राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म और इन न्यूक्लियस,
mitochondria is having its own DNA and ribosome, and it's very important you must learn this thing regarding the structure of mitochondria. तो ये आपको याद रखना है, जो भी टर्म मैंने लिखा है मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसका फंक्शन समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस एंड व्हाई इट इज सो मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। आपको पता है कि किसी भी लाइफ को, लिविंग को, या तो वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, उसको सर्वाइव करने के लिए, अपने एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी के लिए कोई भी लिविंग थिंग फूड लेता है, न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर। एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। डाइजेशन के बाद ये हर सेल के द्वारा ग्लूकोज के फॉर्म में, सेल के अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में ये अंदर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड हुआ, इसका डाइजेस्टेड फॉर्म जो होता है ग्लूकोज होता है। अब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में, हमारे सेल के पास पहुंच गया, बट स्टिल इट इज नॉट एबल टू गिव एनर्जी। एनर्जी कब मिलता है? जब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज, ये आप याद रखिए जनरल नॉलेज की तरह। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होता है, और इसके ब्रेकडाउन के लिए हमें हर वक्त ब्रीदिंग करनी होती है, सो दैट वी कुड टेक ऑक्सीजन गैस। हम लोग अब ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन गैस इस फूड को ब्रेक डाउन करता है, CO2 में कन्वर्ट करता है, और बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है, वाटर वेपर देता है, और बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है। ये जो एनर्जी रिलीज का काम होता है, ये जो एनर्जी रिलीज का काम होता है, ये आपकी किसी भी बॉडी, किसी भी लिविंग थिंग का जो बॉडी होता है उसके हर सेल में ये होता है, ये सेल के अंदर होता है। ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज, ये हमारे बॉडी के किसी और ऑर्गन में और कहीं, हर सेल के अंदर होता है ये चीज। हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हर सेल के अंदर हमारा खाया हुआ जो ग्लूकोज है, फूड है, वो जाता है। और उस सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, इसके अंदर ग्लूकोज गया। और मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज इसके अंदर गया और सॉल्युबल फॉर्म में, और उसके बाद ऑक्सीजन गैस भी साइटोप्लाज्म में जाता है। ये ऑक्सीजन गैस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को पहले तोड़ता है, और उसके बाद ये टूटा हुआ जो ग्लूकोज होता है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो इस साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है। कुछ रिस्पिरेशन, यानी कि ये जो हम लोग एनर्जी के लिए हम लोग रिस्पायर, याद रखिए, हम लोग सांस सिर्फ और सिर्फ एनर्जी अटेन अक्वायर करने के लिए हर वक्त लेते हैं। मतलब आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी ओनली, ये हमेशा याद रखिए। तो ये ऑक्सीजन, ये जो ग्लूकोज गया इनसाइड सेल, और उसका मेजर फंक्शन, कुछ फंक्शन उसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, और उसका मेजर फंक्शन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, यहाँ पे होता है। और ये होता है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल एक्टिविटी के थ्रू। तो ये जो रिएक्शन होता है उसका साइट जो है ये इनर सरफेस में होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। इसी साइट के ऊपर उस ग्लूकोज का अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन होकर के उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होकर के इसके पूरे मैकेनिज्म को आपको अभी स्टैंडर्ड 9th में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इसी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है। और पूरे सेल को जब भी एनर्जी की जरूरत होती है, या पूरे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, वो यहीं से रिलीज होता है। मीन्स फूड सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है, और ये जो साइट है ये ब्रेक डाउन का, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और एनर्जी यहाँ इन द फॉर्म ऑफ ATP स्टोर होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बोर्ड को बाहर बीच में साफ कर दे रही हूँ कि why it is called power house of the cell, because all the activity regarding getting the energy by the cell occurs inside the mitochondria. यहाँ पर एक और इस प्रोजेक्शन का मैं और एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि हमारे बॉडी को एनर्जी, या किसी भी लिविंग थिंग को एनर्जी को हर वक्त जरूरत होती है, चाहे वो वाइटल एक्टिविटी
फिजिकल एक्टिविटी ऐसे कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, हर वक्त इसकी जरूरत होती है। अगर हम सोए हुए हैं फिर भी हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हर वक्त हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इस तरह का फोल्डिंग है, ये सरफेस एरिया को प्रदान करता है। मतलब ये बहुत लार्ज एरिया देता है जहां पे हर जगह मतलब मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ एनर्जी हो पाए। इसलिए अंदर का इनर स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही अमेजिंगली इस तरीके से क्वाइल करके प्रकृति ने बनाया हुआ है, क्योंकि ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन है और ये लार्ज एरिया में हो, मैक्सिमम एनर्जी हो, मैक्सिमम फूड ब्रेकडाउन हो, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो। और ये स्टोर रहता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। phosphate, A for adenosine, T for tri, P for phosphate। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल। सो आप माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर एग्जाम में आता है कि राइट डाउन दी एंड ड्रॉ दी वेरी वेल लेवल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर्स along with its function, why it is called power house of the cell। So you will explain these all things in this way। So today is enough। आज हम लोग के लिए इतना काफी है कि हम लोगों ने इतना इन चीजों को समझा, इतना इसी चीज को आप अपने बुक से, बिकॉज अभी ये वन टाइम क्लास है, देयर इज नो इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, इस वजह से बहुत सारी चीजें जो हमारे माइंड से भी छूट सकती हैं वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में भी आएगा, उसको नोट करोगे और फिर हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में इस चीज को वापस डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जब हमारे स्कूल खुलेंगे, जब लोग मिलते हैं, तो फिर हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करके इस चीज को क्लियर करते हैं। ओके, देन बाय, हैव अ नाइस डे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।